हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये देखने से पहले जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ट्वेल्थ के जितने भी बायोलॉजी टॉपिक जो मेन टॉपिक हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी वीडियो रहेंगे कंटेंट सहित रहेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में बनाने में बहुत ही मदद मिले और जो मार्किंग रहे, नंबरिंग, वो बहुत अच्छा आ सके। तो पहला नंबर जो हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं परिचय। और दूसरा नंबर देखेंगे परिभाषा, जिसको बोलते हैं डेफिनेशन। और तीसरा नंबर देखेंगे जनन का प्रकार, जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और चौथा नंबर देखेंगे प्रजनन के लाभ, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं। और पांचवा नंबर देखेंगे हम लोग निष्कर्ष, जिसको कंक्लूजन बोलते हैं। ये 5 चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आप देख पा रहे होंगे, परिचय, इंट्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक जो चीज़ें हैं, एक एक शब्द, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया के द्वारा जीवधारी अपने आनुवंशिक पदार्थ को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित कर लेते हैं। यानी जो जनन होते हैं, जनन के द्वारा ही आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ हम किसको बोलते हैं, तो जो डीएनए होते हैं और आरएनए होते हैं, वही हमारा आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो वही जो डीएनए आरएनए होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। इसके साथ साथ लिखा, अन्य जीवधारियों के समान पौधे भी प्रजनन का गुण पाया जाता है। जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों के समान ही जो पौधे होते हैं, पौधे में भी ये गुण, प्रजनन की गुण पाए जाते हैं। पौधे सामान्यतः बीजों द्वारा गुणन करते हैं, परंतु ये पौधे के अन्य भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, ट्यूबर्स हो गया, प्रकंद हो गया, रनर हो गया, ये इनके द्वारा ही उनमें गुणन की प्रक्रिया पाई जाती हैं। इसके साथ साथ पौधे में अलैंगिक संरचनाएं जैसे बीजाणु हो गया, कोनिडिया हो गया, इनके द्वारा प्रजनन होता है। परंतु ये जो प्रजनन होता है ये निम्न वर्गीय पौधे में होता है। जंतुओं में प्रजनन अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन जो मुख्यतः होते हैं वो विखंडन होते हैं, मुकुलन होते हैं, प्लाज्मोटोमी होते हैं, गेम्यूल होते हैं, विखंडन होते हैं और पुनरुद्भवन होते हैं। इन सारे विधियों के द्वारा होता है। एक एक दो वर्ड यहाँ पर नए नए होंगे, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो एक वर्ड देख पा रहे होंगे आप, ये वाला वर्ड जो निम्न वर्गीय कहला रहा है, उस वर्ड को, तो जो निम्न वर्गीय होता है एक्चुअली में वो जो वर्ड होता है, निम्न वर्गीय पौधे जो एकदम छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो सारे पौधे होते हैं निम्न वर्गीय की श्रेणी में आते हैं। और इसके साथ साथ एक आता है उच्च वर्गीय पौधे। तो जो बड़े पौधे होते हैं वो समांतर उच्च वर्गीय पौधे के श्रेणी में आते हैं। इसमें जो दो भाग दिख रहे हैं आपको, ये जो अलैंगिक विधि जो दिख रहा है और लैंगिक विधि दिख रहा है, तो जो लैंगिक विधि हम कहेंगे, यानी जिसमें मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों ही पार्टिसिपेट करके जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती हैं, वो ये जो जनन की क्रियाएं होती हैं, उन दोनों में पार्टिसिपेट करता है या भागीदारी निभाता है। और अलैंगिक में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों हो, केवल एक भी रहेगा तो वो बड़े आसानी तरीके से अलग जनन कर लेता है। प्रजनन हम समानते उसको बोलते हैं जो मेल और फीमेल के मिलने से वो जो क्रिया होती हैं और उसके द्वारा एक नया जीव की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रजनन। विखंडन की बात अगर करते हैं, तो जो विखंडन होता है, मान के चलिए मैं यहाँ से एक डायग्राम ऐसे बना देता हूँ और इसको बीचों बीच अगर काट देता हूँ तो ये दो भाग में बट जाता है। अब ये जो बटा हुआ भाग है और ये जो बटा हुआ भाग है, ये दोनों ही आपस में एक एक जीव की रचना कर सकता है, तो हम इसको बोलते हैं विखंडन। अब ये एक मुकुलन की भाग समझ पा रहे होंगे, तो मुकुलन को हम लोग जो आप लोग हाइड्रा वगैरह देखे होंगे, तो हाइड्रा का पौधा किस प्रकार से होता है, ये लगभग इस प्रकार से होता है। अब हाइड्रा का जैसे पौधा ग्रोथ कर जाता है, तो इसके ऊपर वाले भाग को अगर कट करके उसको अलग कर दिया जाए, तो अलग करने के बाद वो डेड नहीं होगा। वो जो अलग किया हुआ भाग रहेगा वो थोड़ा सा और ग्रो करके वो एक किस तरीके से संरचना बना लेगा, यानी ये दूसरा हाइड्रा का संरचना इस तरीके से बना लेगा। तो हम उसको बोलते हैं मुकुलन, यानी फुल करके वो पुनः वैसे संरचना बना लेता है। गेम्यूल प्लाज्मोटोमी भी कुछ ऐसी भाग होती हैं। पुनरुद्भवन की क्रिया में भी हम लोग देखते हैं कि जो एक भाग होता है, इस तरीके से उसको अगर हम लोग
कट कर देते हैं या इसके एक एक भागों को कट करके अलग कर देते हैं तो वो दूसरा जीव का निर्माण कर लेता है या दूसरे बॉडी का निर्माण कर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो ये जनरली जो नॉर्मल परिचय था वो था। आशा करता हूँ कि जो परिचय है वो आप समझ गया होंगे। तो जो परिचय है उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए परिभाषा, जिसको बोलते हैं डेफिनेशन। तो प्रजनन की जो परिभाषाएं होती हैं उससे पहले मैं बता दिया हूँ कि वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है। यानी जो नए जीव बनेंगे वो दो चीज़ों से मिलकर बने होंगे, चाहे वो मेल फीमेल के एक साथ मिलने से बने होंगे, चाहे किसी भी फीमेल या किसी भी मेल से वो बन सकते हैं। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि या तो ये लैंगिक क्रिया द्वारा होंगे या फिर वो अलैंगिक क्रिया के द्वारा होंगे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो डायग्राम में दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये जो है वो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है और ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके ऑर्गेन मिल करके और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो दोनों आपस में मिल करके क्या किए होंगे, इन दोनों के मिलने से फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल, तो इन दोनों के मिलने से जो फर्टाइल होते हैं इससे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रजनन बोलते हैं। उस प्रकार देखिए जो बीज होते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधे में भी ये प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। तो पौधों में भी देखिए किस तरीके से सबसे पहला पोलर न्यूक्लियाई बन रहा है, फिर उसके बाद फिर बन रहा है एंडोडर्म। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। एंडोडर्म न्यूक्लियाई, उसके बाद देखिए इसी के द्वारा बना है जाइगोट का निर्माण हो रहा है। ये एक एक चीज़ें मैं थोड़ा सा हिंट करना चाहूँगा। ये देखिए ये जाइगोट का निर्माण हुआ है। उसके बाद ये जो जाइगोट है वो वृद्धि करके किसका निर्माण कर लिया है, एंडोस्पर्म का। फिर एंडोस्पर्म सीड कोट कहते हैं ऊपर वाले भाग को, जिसको छिलका कहते हैं। तो सीड को ढकने का काम करता है उसका सीड कोट। फिर उसी में बन जाता है एम्ब्रोयो, फिर पुनः वो बन जाता है एक जड़ का निर्माण कर लेता है और जड़ के निर्माण करने के बाद वो फिर से एक प्लांट का निर्माण कर लेता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलते रहते हैं। तो ये है मेल और फीमेल जो जीव जंतुओं में पाया जाता है और ये है पेड़ पौधे। तो आशा करता हूँ ये परिभाषा इसका समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ना बने इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ मैं। प्रजनन के लाभ क्या हैं। अब प्रजनन हम लोग देख लिए कि क्या होता है, इसके नॉर्मल परिचय के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या हैं अपने दैनिक जीवन में। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए दिया हुआ है कि प्रजाति की निरंतरता, जिसको कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज कहा है, यानी कि प्रजाति की निरंतरता बने रहने के लिए प्रजनन जरूरी है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो प्रजाति की निरंतरता नहीं बने रहेगी, यानी उसका जो भी प्रजाति रहेंगी वो विलुप्त के कगार में आ जाएंगे। तो बनी रहती है, तो ये जो विलुप्त होने से बचे रहते हैं, ये देखिए दूसरा लाइन पे लिखा हुआ है विलुप्त होने से बचे रहते हैं। रिप्लेसमेंट कह रहा है प्रतिस्थापन। प्रजनन के कारण रोग, जीर्णता, आयु वृद्धि, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत जीवों का परिस्थापन नए जीवों से होता है। अब देखिए जो प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि जो भी रोग हो गया, जीर्णता हो गया, आयु वृद्धि, प्रतिकूल परिस्थिति में ये जो मृत जीव रहते हैं वो आपस में इन दोनों के जो सीमांगत हैं वो बने रहते हैं। सीमांगत क्या कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीव यदि मरता है तो ही जाके जो सृष्टि का जो बैलेंस रहता है वो बना रहता है। ठीक है, उसके बाद जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, ये जीवों के अस्तित्व को बनाए रखता है, नष्ट नहीं होने देता है। वेरिएशन भी पाया जाता है। अब वेरिएशन का मतलब क्या है कि प्रजनन के कारण ही जीवधारियों की विभिन्नता आती है, नए गुण वाले जीव बनते हैं। जैसे पहले मंकीज थे, मंकीज से फिर चिंपांजी बने, चिंपांजी से फिर हम मनुष्य बन गए। तो ये सारी चीज़ें किससे हुआ, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन से। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रजनन की प्रकार। तो प्रजनन के प्रकार में हम लोग देखते हैं दो प्रकार के प्रजनन तीन प्रकार के प्रजनन देखते हैं। नॉर्मली जो होता है वो दो प्रकार के प्रजनन ही रहता है। ये देखिए ये अलैंगिक प्रजनन और इसके साथ साथ होता है लैंगिक प्रजनन, एक होता है वर्धी प्रजनन। तीनों को थोड़ा सा डीपली समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा नॉर्मली
शब्दों में समझ लेते हैं। जो अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत नहीं है, एक प्लस एक की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो फीमेल हैं एफ हैं और इसको मैं मेल है बोल बना देता हूँ। इसमें जो फीमेल है केवल फीमेल रहें, इसके द्वारा ही ये आसानी तरीके से यानी किसी भी एक जीव के पार्टिसिपेट से ये दूसरे जीव का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है अलैंगिक जनन। चूँकि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक जीव पार्टिसिपेट करता है, इसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा इसका ही ठीक उल्टा लैंगिक जनन में दोनों जीवों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी मेल और फीमेल का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसी प्रकार प्रवर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन देखिए, जैसे हम लोग हाइड्रा को काटे थे उस तरीके से तो दूसरे हाइड्रा का निर्माण हो रहा था, तो ये वर्धी प्रजनन में भी ऐसे ही है। यदि किसी भी जीव का या किसी भी प्लांट को हम लोग बीचों बीच काट देते हैं तो इसमें से कोई भी दो प्लांट निर्माण होता है, तो हम उसको बोलते हैं वर्धी प्रजनन। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। चलिए, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यह जनन विधि है जिसमें जनन कोशिकाएं विभिन्न जनन रचनाएं तो होती हैं, लेकिन इसमें कायिक जनन नहीं बनी होती, केवल समसूत्री विभाजन द्वारा ही ये बनते हैं। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। अब थोड़ा समझिए, इसमें नए वर्ड, दो नए वर्ड आए हैं, एक समसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री का हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। समसूत्री यानी सम चीज़ों का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, इसमें जो गुणसूत्र रहेंगे वो सम रहेंगे, यानी एक प्लस एक अगर रहे तो ये हो गया सम, तो ये होगा समसूत्री। अब उसी प्रकार अर्धसूत्री का मतलब ये है कि यहाँ से एक गुणसूत्र जाकर ये कट होकर दो बनेंगे और यहाँ से ये गुणसूत्र जाकर के ये भी दो बनेंगे, यानी अर्धसूत्री गुणसूत्र में ये कितने गुणसूत्र में डिवाइड होते हैं, चार गुणसूत्र में डिवाइड होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक नए वर्ड आए हैं अलैंगिक प्रजनन के बारे में, तो आप जान गए कि जो भी जीव बनेंगे वो कैसे रहेंगे, क्लोन रहेंगे। तो क्लोन का मतलब ये है कि अलैंगिक जीवों में या अलैंगिक प्रजनन या जनन से जो भी जीव निर्मित होंगे वो कैसे रहेंगे, वो बिल्कुल ही अपने जैसे ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसमें केवल दो जीवों नहीं बिल्कुल बल्कि एक जीवों की उसमें निरंतरता रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं दिखाया हूँ, इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो एन्यूक्लियस है और जो मेमोरी सेल्स हैं, इसमें देखिए दोनों के फर्टिल से जिसको डायरेक्ट करंट पल्स बोला है, ब्लास्टोसिल्स मिले हैं इसके, उसके बाद फिर सुरोगेट यू मिले हैं, फिर डॉली बन गए। देखिए अब ये जो डॉली बने हैं ये सेम टू सेम अपने मातृ सेल्स की भांति बने हैं। अलैंगिक प्रजनन प्राय निम्न वर्गीय पौधे जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, ट्राइडोफाइटा हो गया इत्यादि हैं। तो जैसे मैं इससे पहले बोला था निम्न वर्गीय पौधे और उच्च वर्गीय पौधे के बारे में, वही चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की विशेषता क्या क्या है। तो अलैंगिक प्रजनन की विशेषता है, अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक ही भाग लेता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अभी जैसे मैं डेफिनेशन बता रहा था तो वैसे बताया। ठीक है, दूसरे नंबर, इस प्रजनन में प्रत्येक जनन की कायिक कोशिका भाग लेती हैं। अच्छा, कायिक कोशिका उसको बोलते हैं कि अभी मैं इसको एक सेल की भांति बना देता हूँ और एक सेल को काट करके इसको दो टुकड़ों में बांट देता हूँ, तो दोनों टुकड़ों से निर्माण होंगे क्या, जो भी जीव निर्माण होंगे वो बिल्कुल ही एक समान दिखाई देंगे, तो हम उसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन की विशेषता। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है, यानी जो युग्मक होंगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, दो मेल युग्मक फीमेल युग्मक पार्टिसिपेट करके यदि दो कोई नया जीव का निर्माण करता है तो वो होता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसमें विभाजन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। ठीक है, बनने वाले संतति कैसे होते हैं, जनक के समान होते हैं। सॉरी, यहाँ पर बनक लिखा गया है, तो ये जनक के समान होता है। संतति का आकार कैसा होता है, ये कई तरीके से अन्य लक्षणों से इसके समान होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हैप्लॉइड और जो डिप्लॉइड होते हैं वो एकांतर नहीं होते हैं। एकांतर का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, यानी एक के बाद एक का मतलब होता है कि एक होगा, दो होगा, तीन होगा, यानी ये टू वाला जो
लाइन रहेगा वो नहीं रहेगा, 2 वाले के जगह पर 3 रहेगा। तो एक के बाद एक को बोलते हैं हम लोग एकांतर, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे नवजात संतति आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। इसमें जो नवजात संतति रहेंगे यानी जो नए जीव बनेंगे वो कैसे रहेंगे, वो आनुवंशिक रूप से समान रहेंगे, तब जाके इसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। अब बात करते हैं कि अलैंगिक जनन से लाभ क्या क्या है। तो अलैंगिक जनन से केवल एक ही जनक भाग ले सकता है, ठीक है, ये इसके लाभ हैं। यानी कहीं भी अगर किसी भी जीवधारी अगर विलुप्त हो जा रहा है तो मेल और फीमेल की इसमें आवश्यकता नहीं होगी, केवल एक ही जनक पार्टिसिपेट करके वो दूसरे जीव का निर्माण कर सकता है। यह जनन केवल असूत्री समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है, ठीक है, ये इसके लाभ हैं। और उसके बाद है केवल एक जंतु बहुत अधिक संतति को पैदा कर सकता है, ठीक है। यह प्रजनन की एक विधि है, ये प्रजनन की ये विधि है। तो ये लाभ को मैं समझता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा। अलैंगिक जनन से क्या क्या चीज़ें लाभ है, देखिए सॉरी हानि है। प्रजनन से बने जीव, इसमें देखिए ये जो प्रजनन से बने जीव में कह रहा है वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति तीव्र अनुकूलता की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसीलिए जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं कि विवाह किसी भी स्त्री और पुरुष का विवाह जैसे करते हैं तो उसको कम से कम 6 से 7 पीढ़ी को लिया जाता है। उसमें जो भी वातावरणीय या भी जो भी स्वस्थता बनी रहती हैं वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। उसी प्रकार देखते हैं अलैंगिक जनन, चूँकि इतने बॉडी फिटनेस तो नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि केवल एक ही जीव की एक ही जीव से ही दूसरी नई संतति का निर्माण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वातावरण के प्रति वो लोग बहुत ज़्यादा अनुकूलित नहीं होंगे। इस प्रजनन में युग्मन संलयन नहीं होता है, इस कारण इस विधि से बनी संतानों में आनुवंशिक पुनर्योजन तथा विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो भी युग्मक संलयन होते हैं वो नहीं होता है। युग्मक संलयन का मतलब क्या होता है समझिए, यहाँ पर मेल है और फीमेल है, ये दोनों युग्मक हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग संलयन, ठीक है, समझिएगा बात को। इनको क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। अब ये जब नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये संलयन नहीं होगा। जब मिल जाएंगे तो लैंगिक और नहीं मिले तो ये अलैंगिक, ठीक है। वेरिएशन नहीं पाया जाता, यानी वेरिएशन का मतलब होता है कि वो परिवर्तनता नहीं पाई जाती है, विभिन्नता नहीं पाई जाती है। जब विभिन्नता पाई जाती तो वो क्लोन कहलाता ही नहीं। तो अलैंगिक जनन से जो भी संतति का निर्माण होता है वो कैसा होता है, क्लोन होता है, ठीक है। अगले हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं वर्धी प्रजनन। अच्छा, वर्धी प्रजनन ऐसे प्रजनन होते हैं जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजननांगों को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग जैसे प्रोपेगेट की भांति कार्य करते हैं तथा विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, उसे कायिक या वर्धी प्रजनन कहते हैं। अभी जैसे मैं बोला कि इसमें थोड़ा सा समझिएगा वर्धी प्रजनन में। तो वर्धी प्रजनन में कह रहा है कि इसमें पौधे की किसी भी भाग को अगर कट कर देंगे, यहाँ से पौधे की किसी भी भाग को कट कर देंगे, जैसे इसको चलिए इसको मैं सॉइल का निर्माण करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं इसका सॉइल का निर्माण कर दिया। अब सॉइल में से रूट का निर्माण कर दिया, सॉरी, जो रूट का निर्माण किया, अब गलती से इसके रूट को अगर कट करके मैं किसी भी अलग सॉइल में लगा देता हूँ और वहाँ से पुनः एक प्लांट का निर्माण हो जाता है तो वो किसके श्रेणी में आएगा, वर्धी प्रजनन के श्रेणी में आएगा। ट्यूमर वगैरह के बारे में देखेंगे, ट्यूबर पत्ती ये सारे के बारे में देखे होंगे। जैसे पत्थर चट्टा है तो वो पत्थर चट्टा की पत्ती को अगर उखाड़ के किसी भी सॉइल में अगर आप फेंक देते हैं तो उसमें से देखेंगे कि उसकी पत्ती से ही एक नया पौधे का विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है वर्धी प्रजनन। इसके बाद है कायिक वर्धन से लाभ क्या क्या चीज़ें हैं। तो कुछ चुने हुए किस्मों को बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है। मान के चलिए मैं एक पत्ती का निर्माण कर रहा हूँ तो मेरे को एक साथ बहुत सारे पत्ती का निर्माण करना है। तो यदि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन को लेंगे तो एक बीज से केवल एक ही पत्ती का या एक ही वृक्ष का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो कायिक परिवर्धन है इससे बहुत सारे पत्तियों का निर्माण एक साथ कर सकते हैं। यानी अच्छी गुणों को अनुरक्षित कह सकते हैं, वो किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है सूक्ष्म प्रशासन द्वारा जो उत्पन्न होते हैं अल्प अवधि में रोग रहित पौधों का प्रवर्धन किया जाता है। अच्छा, ये कह रहा है कि इससे जो भी निर्मित पौधे होंगे वो थोड़ा सा
अल्प समय के लिए रोग रहित होंगे, बाकी ये हमेशा रोग युक्त ही होंगे। कुछ और भी टॉपिक ने दिए हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न नए पौधों की उत्तरजीविता काफ़ी अधिक होती है। कायिक प्रवर्धन की हानियाँ के बारे में अगर देखेंगे तो यदि बार बार वर्धी प्रजनन के कारण संतति होंगे तो ओज में कमी आ जाती हैं और पौधों में रोगों संक्रमण की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। अब ओज का मतलब क्या होता है? जो ओज होता है उसमें जैसे विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं तो पौधे के अंदर बोझ होते हैं। इस विधि के द्वारा अच्छे एवं नए लक्षण उत्पन्न करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा देखेंगे कि अच्छे और नए जो भी कैरेक्टर होंगे उसको लाना संभव नहीं है। वर्धी प्रजनन में जो भी भाग यहाँ पर किए जाएंगे रोगग्रस्त संतति उत्पन्न होती हैं, रोग प्रसार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो पौष्टिक जो भी बच्चे होंगे वो लैंगिक प्रजनन के होंगे। अगर कभी भी एग्जाम में पूछता है तो अलैंगिक और वर्धी प्रजनन में कोई भी बच्चे अगर जन्म ले रहा है तो वो पौष्टिक नहीं होंगे। इतने बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस प्रजनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न करना संभव नहीं है। ठीक है, विभिन्नताएं उत्पन्न करना संभव नहीं है। विभिन्नताएं उत्पन्न करना केवल लैंगिक प्रजनन में संभव है, अलैंगिक और वर्धी प्रजनन में संभव नहीं है। लैंगिक प्रजनन अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो लैंगिक प्रजनन होते हैं दो अलग अलग लिंगों के बीच में होता है। अभी हम लोग देखे थे जैसे एम होता है और एफ होता है। ये वाला जो टॉपिक है उसको बड़े आसानी तरीके से समझिएगा। अगर ये नहीं समझ आया तो और आने वाले समय में जितने भी रिप्रोडक्शन है वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा गौरपूर्वक समझिएगा। मेल फीमेल जो दो जीव हैं ये संभोग करेंगे और संभोग करने के दौरान ही जो संतान जो पैदा होंगे या जो भी संतान बनेंगे नर तथा मादा दोनों के जनन अंगों की भागीदारी होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों के मिलने से जो भी युग्मक बनेंगे वो विकसित होकर एक नए जीवों को निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये उसका साधारण डेफिनेशन हुआ। और इसके बाद कह रहा है निम्न वर्गीय पौधों में लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचनाएं आकारीय रूप से समान परंतु प्रकार्यात्मक रूप से भिन्न होते हैं। इनमें एक जो संरचनाएं होती हैं प्लस और तथा दूसरी संरचनाएं माइनस। तो निम्न वर्गीय जो भी पौधे जो भी जीव होंगे उसके जो आकार होंगे वो आकार समान होते हैं, लेकिन उसके जो कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। एक मानव का बनावट अगर देखें तो सब में नाक है, मुंह है, ये बॉडी के हर एक चीज़ है, लेकिन उनमें देखिए विभिन्नताएं पाई जाती है। विभिन्नताएं पाने के जो कारण है वही है प्लस और माइनस। ठीक है, प्रभेद जिसको बोला है। इसमें समझिएगा उच्च वर्गीय पौधे जैसे जंतुओं में लैंगिक प्रजनन के समय युग्मक गेमेट का निर्माण होता है। युग्मक अधिक सक्रिय होते हैं, जैसे नर युग्मक शुक्राणु स्पर्म कहते हैं और दूसरा युग्मक निष्क्रिय अपेक्षाकृत कम सक्रिय होता है, उससे मादा जिसको ओवम कहते हैं। अच्छा, चल और अचल हम लोग हिंदी में समझते हैं। तो जो शुक्राणु होता है वो चल प्रवृत्ति का होता है और फीमेल में जो अंडाणु होते हैं वो अचल प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नर युग्मक जिसको बोलते हैं शुक्राणु नर प्रजननांगों तथा मादा युग्मक अंडाणु जिसका मादा प्रजननांग कहते हैं, इसको अंडाशय भी कहते हैं। वे जीव जिनमें नर तथा मादा प्रजननांग अलग अलग जीवों में बनते हैं एक लिंगी कहलाते हैं। अच्छा, जो नर और मादा बिल्कुल ही अलग अलग जीवों में बनेंगे तो वो एक लिंगी कहलाएंगे। और कभी कभी पूछता है उभय लिंगी क्या होते हैं, तो कुछ जीवों में दोनों प्रकार के प्रजननांग एक ही जीव में बनते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उभय लिंगी या द्विलिंगी। ठीक, क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए जैसे हो गया केचुआ हो गया, हाइड्रा हो गया, ये इसके उदाहरण हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो अभी तक हम लोग देखे हैं उन सारे चीज़ों को इसमें थोड़ा सा डिफाइन करने वाले हैं। देखिए, नर और मादा युग्मकों के मिलने से हमेशा निषेचन होता है, ये उसकी प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ पर प्रक्रिया लिखा हुआ है तो ये नीचे लाइन लिखा हुआ नर और मादा युग्मकों के मिलने से निषेचन होता है, ये इसकी प्रक्रिया है। युग्मक कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, तो युग्मक करते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। इन दोनों के बनने से ना इन दोनों के अंडाणु मिलते हैं और इन दोनों के अंडाणु के मिलने के बाद किसका निर्माण होता क्या होता है, निषेचन होता है। तो मानव में आंतरिक निषेचन होता है यानी भ्रूण का निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीवों की। तो मनुष्य, पुष्प, पादप, उच्च वर्गीय जंतु, इन सारे चीज़ों में ये
जो प्रजनन होते हैं, लैंगिक प्रजनन, वो पाए जाते हैं। इससे लाभ क्या है, तो संतानों में आनुवांशिक भिन्नता पाई जाती है, अभी जैसे मैंने बताया था, ठीक है, जो पर्यावरण में बदलाव के अनुकूल होने में ये मदद करती है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मेन चीज़ें जो देखने आए हैं वो है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि पूरे जितने भी हम लोग तथ्य पढ़े उसमें क्या समझे। तो जनन क्या होती हैं, जीवों में अपनी ही तरह के नए जीवों को उत्पन्न करने की एक क्षमता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जनन, ठीक है। यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही तरह से हो सकते हैं, साथ ही साथ ये वर्धी प्रजनन भी होते हैं। अच्छा, ये आप लोग देख रहे होंगे, कभी मैं जनन बोला कभी प्रजनन बोला, एक्चुअली में ये दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ इसमें हमने देखा प्रजनन किसे कहते हैं, कुछ प्रस्तावना के बारे में देखा, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे शॉर्ट नोट में देखा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के भी प्रकार हैं, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए, और आप चाहते हैं कि जितने भी टॉपिक मैं बताऊं बहुत अच्छे तरीके से बताऊं और आपको समझ में आए, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।